नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। कैसे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। मैंने कहा जी नमस्ते राजीव जी, स्वागत है। डॉक्टर साहब जुड़ा हुआ हूँ, राकेश अग्रवाल। जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब जी, दिख गए थोड़ा। डॉक्टर साहब अजय खमरिया जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है खमरिया सर आपका।
जी, हम प्रारंभ करते हैं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ चली हमारी यात्रा आज 51वें सप्ताह में पहुंच गई है। हम 50 वेबिनार कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी ये 51वीं वेबिनार है। जेजे एक्ट के नियम क्रमांक 34(5) में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का जिक्र है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल एक्ट है, सिर्फ 8 धाराएं हैं और 10 नियम हैं। कुल 20-25 पेज का इसका बेयर एक्ट है। किंतु अगर हम इस एक्ट को अन्य एक्ट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस बाल कल्याण समितियों के समक्ष खड़े हो जाते हैं कि किस आधार पे इस एक्ट को डिफाइन किया जाए, किस आधार पे इस एक्ट के कि कौन कौन से सेक्शन को लिया जाए। लॉ के बारे में एक चीज कही जाती है कि लॉ हमें हेलीकॉप्टर अप्रोच से देखना चाहिए, मतलब कौन कौन सी चीजें कहाँ इंटरफियर कर रही हैं, कहाँ इंटरसेप्ट कर रही हैं, उस आधार पर किसी भी नियम या किसी भी कानून को देखा जाना उचित होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की बात करें तो जब हम एमटीपी एक्ट की बात करते हैं तो इसके साथ सीधे सीधे इंडियन एविडेंस एक्ट भी लागू हो जाता है, क्योंकि आप एक तरफ जब आप प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का ऑर्डर करते हैं तो गर्भ जो गिराया जाता है वो एज ए एविडेंस अदालत में शामिल होता है। ये भी एक कॉम्प्लिकेसी है। पीसीपीएनडीटी एक्ट भी स्वतः ही लागू हो जाता है, क्योंकि बाल कल्याण समिति बालकों के हितों के लिए काम करती है। तो जो बालक अभी गर्भ के अंदर ही है उसके बारे में कोई फैसला लेने से पहले उस बच्चे के हितों की भी रक्षा करनी आवश्यक होती है। ऑफ कोर्स पॉक्सो एक्ट भी इसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ है। पॉक्सो एक्ट में साफ साफ कि अनैतिक या बलात् बनाए गए संबंध से उत्पन्न जो बालक होगा उसके बारे में बहुत सारी चीजें पॉक्सो एक्ट के बारे में दी गई हैं। सीआरपीसी, आईपीसी जैसे अन्य सारे प्रोविजन भी इस एक्ट के साथ ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। अब इस एक्ट को लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, बाल कल्याण समितियों को किन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों पर डिटेल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट नवीन कुमार सर। नवीन सर लगभग 15 सालों से वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 3 पुस्तकें तथा 60 आर्टिकल इनके प्रकाशित हो चुके हैं। न्याय अ वॉइस फॉर जस्टिस के फाउंडर हैं, एक एनजीओ है चलता है। इसके साथ ही अगर हम इनके एडवोकेट एंड लीगल सेल के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर लॉज, पॉलिसीज एक्ट, लीगल कंसल्टेंसी, इन सारे विषयों के साथ साथ करीबन 15 से 18 ऐसे विषय हैं जिसमें ये महारत हासिल कर चुके हैं, रखते हैं। बहुत सरल व्यक्ति हैं और बच्चों के क्षेत्र में लेते हुए काफ़ी सेंसिटिव व्यक्ति हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो आज का जो हमारा विषय है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, द रोल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इस बात पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नवीन सर को। सर ओवर टू यू, माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें जी। नमस्कार सबको। मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर सारे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये काल हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक है, विशेष रूप से बच्चों के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चाइल्ड श्री कृपा शंकर जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और आपके सामने इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए मुझे बुलाया। जैसा कि कृपा शंकर जी ने कहा कि जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून को हम एक बड़े और लार्जर पर्सपेक्ट में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कानून को जब हम इंडिविजुअली अप्रोच के अंदर पढ़ें या किसी एक्ट को सिर्फ एक एक्ट के अंदर पढ़ें तो वो कानून की परिभाषा में मुझे लगता है शायद ठीक नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि कानून एक ऐसा विषय है जो ना केवल डायनामिक है बल्कि बहुत सारे आयामों को अपने साथ जोड़ता है। और जब हम हेलीकॉप्टर अप्रोच की बात करते हैं, मतलब कि हम उस धरातल से ऊपर उठकर कानून को देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि कानून बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है, चाहे वो सोशल और सामाजिक ताना बाना हो या अन्य कानून। इसी विषय में जो आज का टॉपिक है चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर एमटीपी एक्ट, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मुझे कुछ और याद आते हैं जो रॉबिन हैस ने कहे। उन्होंने कहा कि अवर लॉ इन्फोर्समेंट मस्ट बी गिवन
every tool available to protect child from predator and parent need to know who is living in their community। मतलब कि जितने भी कानून है उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम बच्चों को उन शिकारियों से बचाए जो उनका शिकार करने के लिए लगातार सामने खड़े रहते हैं। इसका अभिप्राय सिर्फ उन शिकारियों से नहीं पर कानून की उन धाराओं से या उन चैलेंजेस से भी है जो हमारे सामने अक्सर दिखते हैं, और विशेष रूप से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने। एमटीपी एक्ट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में दो चीजें मुख्य रूप से सामने नजर आती है। पहला है कि एक वो वुमेन जो बच्चा को टर्मिनेट करना चाहती है या उससे बच्चा टर्मिनेट कराया जा रहा है, और दूसरी बड़ी बात लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जो इसके पीछे ताना बाना चलता है या हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं वो है रिप्रोडक्टिव राइट आर एसेंशियल टू रियलाइज ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि जब आप रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करते हैं वुमेन्स के, तो वो एक लार्जर एस्पेक्ट में ह्यूमन राइट के संदर्भ में हमें इसे देखना चाहिए। दूसरी एक चीज जो मुझे इस एक्ट को पढ़ते हुए समझ आती है, मैं आपसे इस बात में गुजारिश करना चाहूंगा कि हम सिर्फ एक्ट की धाराओं को ना देखें या सिर्फ एक्ट को ना देखें, उस परिप्रेक्ष्य में इस एक्ट को पढ़ें कि इसका पीछे का इतिहास क्या रहा, सरकार ने इस एक्ट को क्यों लाई, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट क्यों हुए और कौन कौन से जो कानून हैं वो उसे इंटरसेप्ट करते हैं। तो जब ये कानून लाया गया तो रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात हुई हिंदुस्तान के अंदर, और ये कहा गया कि वुमेन द मटेरियल एबिलिटी टू एक्सेस दिस राइट एंड एक्सरसाइज दिस फ्रीडम। मतलब कि महिला के पास ये अधिकार है कि वो उस बच्चे को जन्म देना चाहे या ना देना चाहे। इसी संदर्भ में मुझे याद आता है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत शानदार डिसीजन तो जो उन्होंने नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि देयर वाज such crucial importance to the range of reproductive justice issue। मतलब कि जो महिला किसी बच्चे को जन्म देना चाहती है तो उस महिला का ये अधिकार सिर्फ उस बच्चे को जन्म देने तक ही नहीं है, बल्कि ये रिप्रोडक्टिव जस्टिस की ओर इशारा करता है। इसी संदर्भ में अगर हम एमटीपी एक्ट को देखें तो आपको मैं इस एक्ट के इतिहास की ओर ले जाना चाहूंगा कि इस एक्ट का इतिहास क्या है और ये अस्तित्व में क्यों आया, ताकि आप इस एक्ट को भली भांति समझ सके। अगर आप देखें 1971 से पहले इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव राइट की बात थी या बच्चों को जन्म देने की बात थी, उसके लिए एक ही हमारे पास कानून अवेलेबल था, वो था इंडियन पीनल एक्ट। और इंडियन पीनल एक्ट 1860 की जो सेक्शन है, सेक्शन 312, वो इसे क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर फॉल कराता था। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली कॉजिंग मिसकैरेज एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अबॉर्शन वाज कैरिड आउट टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमेन, अगर इस एक्सेप्शन के अलावा कोई मिसकैरेज कराता था या अबॉर्ट कराता था वो पनिशेबल था इस कानून के अंतर्गत, और आज भी है पनिशेबल ऑफेंस एंड क्रिमिनलाइज द वुमेन। अब अगर आप देखें तो इस कानून की आईपीसी की धारा 312 जो थी वो एक बैरियर की तरह काम करती थी कि अगर विमेन की नीड है या उसकी लाइफ दांव पे है तब भी आप उसका अबॉर्शन जो है वो नहीं करा सकते थे। अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे चले 1960 के आसपास तो आप देखेंगे कि अबॉर्शन जो था वो 15 कंट्रियों में लीगलाइज कर दिया गया था, पर 15 कंट्रियों में अबॉर्शन के जो लॉज थे वो लीगलाइज करने के बावजूद भी उनके अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, चाहे वो सामाजिक खाना बाना रहा हो, चाहे सोसाइटी की एस्पेक्ट रही हो,
चाहे कानून रहे हो या धार्मिक पहलू रहे हो, वो उसे रिजिड बनाते थे। और जिस वजह से हम अबॉर्शन को लीगलाइज करना चाहते थे, या उस समय जो बहस चलेगी लीगलाइज करने की, वो तमाम देशों में उतने लिबरल स्तर पर नहीं हो पाई थी। पर अगर हम हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य देखें तो मुझे गर्व होता है कि हिंदुस्तान एक लिबरल कंट्री की तरह एमटीपी एक्ट के साथ उभरा, और एमटीपी एक्ट को नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर ना देखते हुए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा गया, और ये माना गया कि एमपीटी एक्ट जो है उसको विमेन की रिप्रोडक्टिव राइट के साथ उसकी लाइफ डिग्निटी और उसकी राइट ऑफ हर बॉडी के साथ एसोसिएट करा जाए, और कुछ कंडीशन में जो अबॉर्शन था उसे लीगलाइज कर दिया गया। हालांकि शुरुआत में ये 12 हफ्ते फिर 20 हफ्ते की समय सीमा रखी गई। इस कानून को लाने के लिए उस समय 1964 के अंदर एक कमेटी का गठन करा गया जिसका नाम था शांतिलाल शाह कमेटी। उनसे कहा गया कि ये आप इसके जो अभी समाज की जो स्थिति है उसके ऊपर आप जो अनसेफ अबॉर्शन हो रहे हैं और जो अबॉर्शन है वो सेफ अबॉर्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, जिससे जो मोर्टेलिटी रेट है वुमेन्स का वो बहुत ज्यादा है, तो आप इसके ऊपर अपनी सलाह दीजिए। तो जस्टिस जो शांतिलाल शाह था उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी अगस्त 1971 के अंदर 1970 के अंदर, और उसके आधार पर अगस्त 1971 के में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अस्तित्व में आया। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी जिसे हम कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था उस समय जब ये अस्तित्व में आया? उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था टू एलिमिनेट अबॉर्शन बाय अनट्रेन्ड पर्सन्स एंड इन unhygienic condition and to reduce maternal morbidity and mortality rate। क्योंकि उस समय अगर आप देखें 1960 का दौर, तो उस समय जो मोरालिटी रेट था अबॉर्शन के लॉ ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि अनसेफ जो अबॉर्शन थे वो बहुत ज्यादा होते थे। इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत सुंदर जजमेंट है जैकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसके अंदर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जब ये मुद्दा सामने आया कि जो एमटीपी है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है आईपीसी के प्रोविजन को और हमारे सामाजिक ताने बाने। तो इस डिसीजन के अंदर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि सब्सटैंटिव टू द एमपीटी एक्ट, जो एमपीटी एक्ट है वो सब्सटैंशिएट करता है आईपीसी प्रोविजन को, ना कि उसे ओवररूल करता है। इसका मतलब जो आईपीसी की धाराएं थी जो अबॉर्शन को एक क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर फॉल कराती थी, उसके एक्सेप्शन के रूप में एमटीपी को देखा गया, क्योंकि आईपीसी एक बैरियर के रूप में काम करता था। पर एमटीपी आने के बाद इस बैरियर को हटा दिया गया और अबॉर्शन को जो है वो लीगलाइज कैटेगरी के अंदर रखा गया। अगर मैं बात करूं कि अबॉर्शन की, तो अबॉर्शन हमें समझने से पहले, ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अबॉर्शन वास्तव में अपने आप या अपने साथ किन चीजों को समाहित करता है। तो जब भी कोई महिला किसी अबॉर्शन की बात करती है या उसे कहा जाता है कि अबॉर्ट करे, तो हमने अक्सर देखा है कि माँ इस सृष्टि में सबसे सुंदर संरचना है, और माँ की ममता जो है वो अपने बच्चे के लिए चाहे वो किसी भी रूप में हो वो हमें नजर आती है। तो जब भी अबॉर्शन की बात आती है तो अबॉर्शन एक मेंटल टेंस की तरह हमें दिखता है उस महिला के ऊपर, महिला के एथिकल बैकग्राउंड के ऊपर, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल लीगल डिबेट भी शुरू हो जाती है जब भी हम अबॉर्शन की बात करते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अबॉर्शन इज नॉट मेयरली अ मेडिकल टेक्निक, इश्यूज related to the factum of border ideological struggle contesting the meaning of the family, the state, motherhood and the women's equality।
और ये बहुत सारे ताने बाने को अपने अंदर समेटे हुए है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम एमटीपी की बात करते हैं तो हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट नजर आते हैं, लिबरलाइजेशन वर्सेस बर्थ कंट्रोल, और लिबरलाइजेशन और राइट ऑफ द वुमेन ऑन आवर ओन बॉडी। अब अगर आप देखें, जब ये एमटीपी अस्तित्व में आ गया और मेडिकल टर्मिनेशन को लीगलाइज कर दिया गया, उस समय का समाज था उसने इसे कैसे लिया? उस समय के समाज ने इसे दो धरातल पे नापा। पहला था कि जो एमपीटी एक्ट आपने बनाया है या सरकार ने बनाया है वो फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन कंट्रोल का एक मीजर है, और दूसरा जो धड़ा था वो ये कहता था कि ये इन इफेक्ट ऑफ अबॉर्शंस को रोकने के लिए है। तो समाज के दो धड़े इस एमपीपी एक्ट के सामने खड़े हो गए और आज भी हमें ये दिखते हैं। जब मैं एमपीटी की एक्ट की बात करता हूं तो अक्सर सीडब्ल्यूसी के सामने ये समस्या आती है कि जब भी मेडिकल टर्मिनेशन की बात आती है तो स्टेट का इंटरवेंशन होता है, स्टेट इंटरवीन करता है। स्टेट इंटरवीन कैसे करता है अगर हम इसमें देखें तो जब भी मेडिकल टर्मिनेशन की बात आती है या आपने एमटीपी एक्ट पढ़ा उसकी धारा 3, 4 अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस डिफाइन है कि 12 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते तक, 20 हफ्ते 24 हफ्ते आपको किन किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, फिर 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, फिर आपको मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो स्टेट की इंटरवेंशंस आपको इसके अंदर नजर आती है। तो स्टेट क्यों इंटरवीन करता है, क्यों एक महिला स्वयं अपने आप जो है वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का डिसीजन नहीं ले सकती है, वो सक्षम क्यों नहीं है? अक्सर हम ये डिबेट करते हैं और अक्सर सीडब्ल्यूसी के काफी मेंबर्स भी इस बात में चर्चा होते हैं। तो मुझे जो समझ आता है वो 2-4 पॉइंट समझ में आते हैं कि सबसे पहला कि स्टेट इंटरवेंशन जो है वो क्यों जरूरी है। पहली बात कि राइट ऑफ चॉइस और राइट टू डिग्निटी और वुमेन जस्टिस और लाइफ और राइट टू लाइफ ऑफ ए वुमेन एंड फिटस, ये सारे मूल्य जो हमारे सामने हैं वो दो विचारधाराओं पर आधारित है। क्या हम सार्थक जीवन चाहते हैं या हम समर्थ विकल्प चाहते हैं? सार्थक जीवन से मेरा अभिप्राय है कि क्या जो सीडब्ल्यूसी का अपना उद्देश्य है बच्चे को बचाना वो है, या समर्थ विकल्प कि हम बच्चे की जान बचाएं या उस महिला की जान बचाएं जो उस प्रेगनेंसी को कैरी करे। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया जिसपे ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने नंद किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा कि जब एमपीटी एक्ट की वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया गया कि एमपीटी एक्ट अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अपने आप में ही ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरवीन करता है, या राइट टू इक्वालिटी सेक्शन 14-15 के इंटरवेंशन या कंट्रावेंशन के अंदर है, और जो बड़ा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम सोल कहते हैं आर्टिकल 21 उसको इंटरवीन करता है। इस आधार पर जो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट था उन्होंने ये डिसीजन दिया कि जो एक्ट है एमपीटी वो इन कंसोनेंस ऑफ आर्टिकल 21 है। इसका मतलब कि राइट टू लाइफ मींस फिजिकल और मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंट द पॉसिबल इम्प्लीमेंट इन द चाइल्ड टू बी बॉर्न। अगर आप एमटीपी के सेक्शन 3 को देखें, सेक्शन 4 को देखें, जो उसके अंदर कंडीशन दी गई है वो भी इस बात का समर्थन करती है कि जो मुख्य या बड़ा उद्देश्य एमपीटी का वो है एक महिला की जान को बचाना जो खुद एक जान को कैरी कर रही है। इसी आधार पर एक बहुत खूबसूरत केस जो लैंडमार्क केस भी मेरी समझ में आता है वो सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ए वुमन राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस इंक्लूडिंग द चॉइस टू procreate or abstain from procreation has been recognized as a part of her personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution. मतलब कि किसी बच्चे को जन्म देना या ना देना ये महिला का खुद का अधिकार है, जो उसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर प्रदान किया गया है। मुझे लगता है कि जब CWC इस क्वेश्चन के अंदर फंस जाती है कि वो क्या करे, तो उसे इस जजमेंट का और इस आर्टिकल का हवाला देना चाहिए। इसी तरह मुझे ध्यान आता है कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी ये बात कही, जिसे बाद में सुचित्रा श्रीवास्तव के केस में इम्प्लीमेंट किया गया कि a woman's decision to terminate a pregnancy is not a frivolous one. Abortion is often the only way out of very difficult situation for a woman. Abortion जो है हमें लगता है कि बहुत आसान तरीका है, बहुत सक्षम तरीका है, पर शायद वो कभी-कभी ऐसा नहीं होता। अब हमें ये समझना होगा कि राज्य का जो हस्तक्षेप है वो इस मामले में क्यों होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो मेडिकल ढांचा है वो इस स्तर का नहीं है कि जिसे हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकें। अगर मैं बात करूं तो WHO की जो रिकमेंडेशन है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड, तो WHO की रिकमेंडेशन का जो रेशियो वो ये कहता है कि हर 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। और अगर आप उसी परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान को देखें तो 10,189 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर जो है वो अवेलेबल है अभी। तो जब भी हम मेडिकल टर्मिनेशन की बात करते हैं तो हमारे को इस जो स्टैटिक्स है उसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या हम अबॉर्शन की अनुमति देते हैं तो वो सेफ अबॉर्शन होगा या वो अबॉर्शन उस महिला के लिए उसकी जान बचाने के लिए इम्पोर्टेंट होगा या नहीं। इसी तरह अगर आप 2018 का ऑल इंडिया रूरल हेल्थ स्टेटस देखें, उसके अनुसार 1351 गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं पर 10,000 पीपल। तो आप देखें कि हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, मेडिकल स्ट्रक्चर, वो भी इतना सक्षम नहीं है जो इस ढांचे को या इस मेडिकल टर्मिनेशन को संभाल पाए। और शायद इसीलिए जब मैं इस एक्ट की जो हाल ही में अभी अमेंड हुआ है 2020 के अंदर मार्च में, मैं पार्लियामेंट्री डिबेट सुन रहा था तो ये क्वेश्चन वाइडली अफेक्ट हुआ और जो डिबेट करने वाले जो पार्लियामेंट्रियन थे उन्होंने भी इस स्टैटिस्टिक्स को कोट करा। और एक इंटरेस्टिंग जो कोटेशन थी जो सामने आई हुआ है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 2015 एंड 16, उसके अंदर ये कहा गया कि केवल 47% जो अबॉर्शन है इंडिया के अंदर वो कैरिड आउट होते हैं नर्सों के द्वारा या मिडवाइफ के द्वारा या ऐसी महिलाओं के द्वारा जिनको थोड़ी नॉलेज होती है प्रेगनेंसी को लेकर। अब आपने ये लार्जर पर्सपेक्ट में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, सामाजिक ताना बाना समझा और इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर समझा। इस एक्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको जो कॉन्फ्लिक्ट लीगल एरिना है, मतलब क्यों जैसे कृपा शंकर जी ने भी कहा कि हमें हेलीकॉप्टर अप्रोच को देखना चाहिए और जब हम एमटीपी की बात करते हैं तो सिर्फ हम एमटीपी की बात नहीं करते, बहुत सारे और लॉ की भी बात करते हैं। तो जब हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें और दूसरे भी एक्ट को देखने की जरूरत है। जैसे अगर आप देखें कि PCPNDT एक्ट 1994 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे हम अक्सर पॉक्सो कहते हैं, CRPC की हम बात करें, IPC की बात करें, तो वो इन धाराओं के जो प्रोविजन है वो
इस एक्ट को कंट्रावीन करते हैं और इसे इंटरसेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, जो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 201 है, जो ये कहता है कि कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, इसका मतलब कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट मींस द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये ड्यूटी है कि जो एविडेंस है उसे प्रिजर्व करके रखे। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रायल के ऊपर जाएंगे तो वो एविडेंस आपको अपने केस को सपोर्ट करने के काम आएगा, और स्पेशली उस कंडीशन में जब ये रेप की बात होती है या रेप विक्टिम की बात होती है। तो 201 सेक्शन 201 इंडियन पीनल कोड कहता है कि आप अगर उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप एक क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं जिसके लिए सजा का प्रावधान है। मगर दूसरी ओर जब आप सेक्शन 8 ऑफ एमपीटी एक्ट की बात करते हैं तो ये कहता है कि ये गारंटी देता है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी एक्ट इन गुड फेथ। इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ 201 कहता है कि आपने अगर उस एविडेंस को प्रिजर्व करके नहीं रखा तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी, और सेक्शन 8 एमटीपी एक्ट कहता है कि अगर आप कोई भी काम अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर रहे हैं या टर्मिनेट कर रहे हैं गुड फेथ के अंदर, तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। मतलब ये कि अगर कोई रेप विक्टिम है और उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो भी कानून की नजर में जो है एक एविडेंस है, और उस एविडेंस को प्रिजर्व करके रखना ये स्टेट की ड्यूटी है और उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ड्यूटी है। मगर सेक्शन 8 कहता है कि आप टर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो ये दोनों कानून अपने आप में एक दूसरे के प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मगर जैसे मैंने पहले कहा आपसे, जो एमटीपी एक्ट है उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमेन। जो भी प्रेगनेंसी को कैरी कर रही है उसकी जो लाइफ है उसको सेव करना वो पैरामाउंट जो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट है। इसीलिए ये सेक्शन कंट्रावीन करते हुए भी ये एक्सेप्शनल जो कैटेगरी है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट की उससे बाहर हो जाती है। अब जो एमटीपी एक्ट है वो क्लियर रूप से क्या डिफाइन करता है? अगर आप पूरे एक्ट को देखें तो सबसे पहले एक्ट आपको ये बताता है कि कौन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, दूसरा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कहां पर कराया जा सकता है, और तीसरी और बड़ी बात कि कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है। तो बॉर्ड एरिया के अंदर ये तीन ही बातें इस एक्ट के अंदर जो है वो बताई गई है या इस पूरे एक्ट का सार है। अगर आप इसी डिबेट को आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि पॉक्सो एक्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं एमटीपी है उसको कंट्रावीन करता है। कैसे? जो एक्ट है पॉस्को वो ये कहता है कि medical provider to report sexual abuse among minors, and MTP Act allows registered provider to terminate pregnancy resulting from rape। अब अगर आप पॉस्को की बात करें तो एक तरफ पॉस्को ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस अगर बच्चों के साथ हुआ और स्पेशली अगर वो रेप है तो सेक्शन 9 जो पॉक्सो एक्ट है वो ये कहता है कि आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली टू कंसर्न अथॉरिटी के पास। लेकिन वहीं दूसरी ओर एमटीपी ये कहता है कि अगर रेप भी है और वो पॉक्सो की कैटेगरी में भी फॉल करता है तब भी आप रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। तो आप अब पॉस्को की नजर से देखें तब भी एक तरफ एक सेक्शन कॉन्ट्रावीन कर रहा है सेक्शन 90, दूसरी तरफ एमपीटी जो है उसे सब्सटेंशिएट कर रहा है और अलाउ कर रहा है। तो आप देखो
होल गैमेट के अंदर सेक्शन कंट्रावीन कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अब समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण ये है, जो मुझे समझ में आता है जब मैं सारे एक्ट पढ़ता हूं, इंटरसेक्शन बिटवीन दी एमटीपी एक्ट एंड पॉस्को एक्ट जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, डिले करते हैं या डिनायल करते हैं सर्टेन केसेस में, जब रेप का कोई विक्टिम टर्मिनेशन की तरफ जाता है। जैसे मैंने कहा, सेक्शन अगर 19 को आप पढ़ें तो पॉस्को का तो वो ये कहता है कि एक्ट रिक्वायर्ड एनीवन who knows that sexual offense has been committed to report the case to the appropriate authority। अगर आपने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करा पॉस्को के अंदर, तो आप जो है क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं और क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आप लायबल हैं। लेकिन दूसरी ओर जो एमटीपी एक्ट है उसका एक प्रोविजन है, वो ये कहता है कि जब भी कोई मेडिकल प्रेगनेंसी होगी और उसको टर्मिनेट करा जाएगा इस एक्ट के प्रोविजन के अंदर या रूल्स के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर कराना है कि जो लेडी या जो महिला अपना अबॉर्शन करा रही है उसकी प्राइवेसी को आप मेंटेन करेंगे। इसलिए जब आप एमटीपी पढ़ते हैं, उसमें रूल पढ़ते हैं, तो जो आप टर्मिनेशन के अगर आप फॉर्म्स देखें तो उसके अंदर भी सील बंद लिफाफे के अंदर उसको जो है वो रखा जाता है और उसको वही व्यक्ति देख सकता है जो रजिस्टर्ड मेडिकल पिटिशनर, उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। तो एक तरफ पॉक्सो कहता है कि आप रिपोर्ट करेंगे, यानी आप उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी प्राइवेसी है, उसको हर्ट करेंगे। दूसरी ओर एमटीपी कहता है कि आप उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। तो कॉन्ट्रावेंशन आप देखिए कितने सारे हैं। इसी तरह अगर आप सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी ये कहता है कि कंडक्ट इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई प्रोवाइडर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर पॉस्को एक्ट व्हाइल ऑफरिंग एनपीपी सर्विस टू ए माइनर। कि जब भी एक माइनर को आप पॉस्को, जो एक माइनर है पॉस्को के अंदर, और उसको आप एमटीपी की सर्विसेज देते हैं, तो आपको क्या गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ध्यान आता है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और वो पहलू ये है कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कभी ये समस्या उत्पन्न हो जाए कि पॉस्को के अंदर आपको इस रिपोर्टिंग को करना पड़े और उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तब आप क्या फॉर्मेलिटी को सिर्फ अपना सकते हैं। उस समय उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है उसको आप देकर कंसर्न अथॉरिटी को आप जो है वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को करा सकते हैं। तो ये एनसीपीसीआर का जो एक निर्णय है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है इस दिशा के अंदर। इसी तरह आप देखें कि हम जब क्रिमिनल कानूनों की बात करते हैं तो जो एक महत्वपूर्ण लॉ है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। हाल ही में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2013 के अंदर जो है वो अमेंड हुआ। उसका एक सेक्शन है 357C। वो ये कहता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक प्रोफेशनल आर ऑब्लिगेट टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। मतलब जैसे सीडब्ल्यूसी के सामने अक्सर ये समस्या आती है कि जब भी कोई लेडी या बच्ची का अबॉर्शन कराना है, और उस अबॉर्शन को कराना इसलिए जरूरी है जो कि उसकी जो लाइफ है वो दांव पे है, लेकिन अथॉरिटीज मना कर रही है या वो नहीं करती। तो जो सेक्शन सीआरपीसी का 357C है वो ये कहता है या ये ऑब्लिगेट करता है प्राइवेट और पब्लिक दोनों हेल्थ प्रोफेशनल को कि वो अंडर ऑब्लिगेशंस है कि उस का ट्रीटमेंट करें। और ट्रीटमेंट करने का मतलब सिर्फ ये ट्रीटमेंट नहीं है कि उसे ट्रीटमेंट करके आप उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ना करें। अगर उसकी लाइफ का सवाल है और उसकी लाइफ को बचाने के लिए आपको उसके जो मेडिकल
मीन्स के द्वारा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना पड़ता है तो आप वो भी करिए। इसी तरह अगर आप और देखें तो और CWC के लिए सपोर्टिव सेक्शन कौन से हैं, तो आप देखें कि आईपीसी का एक सेक्शन है 166B। वो ये कहता है कि अगर डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रेप सर्वाइवल है तो वो भी पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। मतलब ये कि अगर कोई रेप विक्टिम है और कोई मेडिकल प्रोफेशनल इस आधार पर कि वो रेप विक्टिम है हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, और ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से भी है मेरा मतलब, तो वो भी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं अगर आप इस लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें। नवीन सर, थोड़ा समय का हमारे अभाव रहता है, तो कंक्लूड कर हमें दूसरे वक्ता की तरफ भी चलना होगा। अच्छा, मैं बस आपको इसके ऊपर जो सेक्शन की वो है लीगल एस्पेक्ट उस पर बता दूं ऑथराइजेशन के ऊपर। अब दूसरी एक बात जो मुझे कृपा शंकर जी ने की थी, जो सबसे ज्यादा समस्या CWC के सामने आती है वो आती है कि जब वो मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जाते हैं और वो मना कर देते हैं तब क्या करें। तो उसके लिए अगर आप इस पूरे एक्ट को देखें तो सेक्शन 3 और 4 कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, मगर अगर आप इस सेक्शन 5 को देखें तो सेक्शन 5 जो है वो सारे सेक्शन जो है एमटीपी एक्ट के उसे सुपरसीड करता है, और वो ये कहता है कि नो मेडिकल पिटिशनर हॉस्पिटल और अदर मेडिकल फैसिलिटी सेंटर रेंडरिंग इमरजेंसी मेडिकल केयर टू ए चाइल्ड shall demand any legal or requisition of other documentation as per requisite or rendering such care। मतलब कि अगर किसी महिला की या किसी बच्ची की पॉक्सो एक्ट के अंदर जो है वो लाइफ दांव पर है तो आप किसी भी कंडीशन को वायलेट कर सकते हैं सेक्शन 5 के अंदर। तो सेक्शन 5 जो एमटीपी एक्ट का है वो सारे सेक्शन को सुपरसीड करता है और आपको ये पावर देता है कि आप सेक्शन 5 का उपयोग करते हुए आप जो है मेडिकल टर्मिनेशन के लिए किसी भी अथॉरिटी को लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो 2013 के अंदर और हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की भी एक गाइडलाइन और प्रोटोकॉल आया है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड नेसेसरी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन is the prime responsibility of the examining doctor and the admission evidence collecting or filing a police complaint is not mandatory। मतलब आपको ना तो पुलिस कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत है, ना आपको किसी एडमिशन की जरूरत है, ना किसी एविडेंस को कलेक्ट करने की जरूरत है। आप सेक्शन 5 का उपयोग करते हुए 2013 की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है उसको करते हुए आप जो है किसी को भी लिख सकते हैं। और इसी तरह जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसका भी अगर आप सहारा लें तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो भी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर इस्टेब्लिश हुई है, क्योंकि आप देखो तो जेजे एक्ट जो है वो भी एक इनैक्टमेंट है और उसका सेक्शन 27 से लेकर 30 तक की अगर आप धाराएं पढ़ें तो उसके अंदर भी अगर आप देखें तो वो भी जो है आपको इस तरह की पावर देती है। मैं आपको उसके 2-3 सेक्शन आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप कृपा शंकर टाइम है 5-7 मिनट का और सर हम जब क्वेश्चन आंसर लेंगे तब ले लेंगे सारी चीजें। अच्छा, ये एक बार बता दूं तो इनको शायद वो हो जाएगा। ठीक, जी जी। तो जैसे शिल्पा शंकर जी ने मुझे जब ये प्रस्ताव रखा था तो बताया था CWC के सामने जो समस्या आती है वो ये आती है कि वो अगर मना कर दे तो क्या करें। तो मुझे लगता है कि आपको शायद सवालों का की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सेक्शन 27 सब सेक्शन 9 देखें जेजे एक्ट का तो उसके अंदर ये कहा गया है कि जो CWC है
वो एक बेंच की तरह काम करती है और इनके पास जो सीडब्ल्यूसी के पास जो पावर है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर है। इसका मतलब जब आप इन पावर को इनेल करते हैं तो आप सीधे सीधे सीआरपीसी के सेक्शन को इन्वोक कर लेते हैं और जब आप सेक्शन को इन्वोक कर लेते हैं तो आपके पास जो पावर है, जो सेक्शन 29 कहता है पावर ऑफ कमेटी, उसके अंदर एक बहुत ही शानदार सेक्शन है जो मैंने पढ़ा और दोबारा पढ़ा आज। जो सेक्शन 29 की लास्ट लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो लाइन कहती है कि बेसिक नीड एंड प्रोटेक्शन, कि जब भी सीडब्ल्यूसी के सामने ये समस्या आ जाए कि वो क्या करे, तो पावर, सेक्शन 29 यही कहता है कि पावर ऑफ कमेटी, और पावर ऑफ कमेटी का मतलब जो पैरामाउंट पावर्स है कमेटी के पास वो है इन कंसोलिडेशन ऑफ बेसिक नीड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। दूसरी बड़ी बात, इसी सेक्शन को अगर आप आगे देखें, इसका सब सेक्शन 2 वो ये कहता है कि पावर टू डील एक्सक्लूसिवली with proceeding under this act related to children in need of care and protection। मतलब कि आपके पास जो पावर है वो सिर्फ सेक्शन 27 के अंदर दी हुई है, ऐसा नहीं है। जहां पर सीडब्ल्यूसी इन डायरेक्ट रूप से नजर नहीं आती जेजे एक्ट के अंदर, वहां पर भी उन पावर को इन्वोक करके सीडब्ल्यूसी अपना काम चला सकती है। और दूसरी एक अगर आप बात करें तो पॉस्को के जो रूल है, जैसे पॉस्को का रूल 5 अगर आप देखें तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि सीडब्ल्यूसी के पास ये पावर है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंडीशन। जो कंडीशन रूल 4 सब सेक्शन 5 में दी गई है कि अगर कोई क्रॉनिकल इलनेस है चाइल्ड के साथ, क्रॉनिकल इलनेस का मतलब अगर आप देखें, क्रॉनिकल इलनेस का मतलब भी अगर वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर रही है और उस डिसीज के कारण उसकी लाइफ अगर स्टेक में है, तो आप पॉस्को के रूल 4 की सब सेक्शन 5 की सब सेक्शन 5 को भी इन्वोक कर सकते हैं। तो वैसे मुझे लगता है कि है जी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन ले सकते हैं। जी जी, थैंक यू नवीन जी। बहुत क्लैरिटी मिली कुछ चीज़ों के ऊपर कि जब हमें ये निर्णय लेना है तो बच्ची जो प्रेग्नेंट है उसके बारे में निर्णय लेना है या उस बच्चे के बारे में, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वो उस बच्ची के प्रति है जो प्रेग्नेंट है या जो बच्चा कैरी कर रही है। कुछ और भी ऐसे सारे प्रश्न आएंगे जो हम आखिरी में लेंगे। अब आज हम दूसरे वक्ता की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारा प्रयास रहता है अक्सर कि हम एक विषय ऐसा लेते हैं जो बालकों के समग्र विकास की तरफ चलता है। तो हम आज हमारे साथ हिमाचल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें। वंदना जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल भाई जी साहब, जी जी। तो हमारा आज का जो विषय है इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड टू हिमाचल। हिमाचल वैसे ही बहुत खूबसूरत जगह है और हम चाहेंगे कि वहाँ के प्यारे प्यारे बच्चों की समस्याओं के बारे में जब वहाँ का सबसे अच्छा व्यक्ति बात करे, जो ऑथराइज्ड व्यक्ति है, तो हमें जो कुछ भी सुनने को मिलेगा वास्तव में अच्छा ही रहेगा। आदरणीय वंदना दीदी, ओवर टू यू। धन्यवाद। पुनः सबको एक बार मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार जी। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं सीसीएफ के अपने अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को। आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राज्य बाल आयोग मध्य प्रदेश के, स्वाभाविक है बहुत विस्तृत आपका अनुभव है। धन्यवाद करना चाहूंगी सचिव सीसीएफ डॉक्टर कृपा शंकर भाई चौबे जी का, और साथ में धन्यवाद करना चाहूंगी श्रीमान नवीन जी का, जिन्होंने बड़े विस्तार से अभी हमें गर्भ का जो चिकित्सीय संशोधन विधेयक एक्ट 1971 है उसमें सीडब्ल्यूसी की भूमिका पे जो उन्होंने बात रखी। आप सबका आप ही के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में अभिनंदन स्वागत करते हुए आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे भी ये अवसर दिया अपने विचार साझा करने का। सबसे पहले सबको गंगा दशहरा दिवस की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले
कल की, जिसमें अपनी शुभ संस्कृति और एक योग विद्वता का जो वर्चस्व भारत ने विश्व पटल पे रखा है, उस संकेत और आभास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस की भी मैं ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आप सबके साथ मिलकर इस कोरोना जैसी महामारी में जो जीवन हम में से छिन गए हैं, ऐसी दिवंगत पवित्र आत्माओं की मैं आत्मिक शांति के लिए आप सबके साथ मिलकर ईश्वर से श्रद्धांजलि देते हुए ये कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, नवजीवन मिले और उन परिवारों को संबल मिले जिन्होंने अपने घर के स्तंभ खोए हैं, अपने घर की जिन्होंने खुशियां खोई हैं, कभी ना पूरा होने वाली जिनको हानि हुई है, ऐसे अपने परिवारों को संबल मिले और जो अभी इस संक्रमण से जूझ रहे हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी प्रार्थना भी मैं परम इष्ट से आपके साथ मिलकर इस आयोजन में करना चाहूंगी। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपने बहुत संवेदनशील विषय, जिसका आपने खुद बताया 51वां आपका 50 आपके पूरे हो गए हैं और ये 51वां आपने बताया ये आयोजन है आज। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, हम कल के भारत की बात कर रहे हैं और उसके चिंतन चिंता में हम सब कार्यरत हैं, सेवारत हैं। और जब बच्चों की आपने मेरे को विषय दिया हिमाचल में क्या समस्याएं हैं, चुनौती, मैं किन्हीं आंकड़ों के साथ यहाँ आपके बीच में उपस्थित नहीं हुई। बच्चों की समस्याएं भारत के संदर्भ में देखें, हिमाचल के संदर्भ में देखें, हम पाएंगे एक जैसी। प्रतिशत में अंतर हो सकता है, आंकड़ों की गणना में अंतर हो सकता है, कुछ क्षेत्र अनुसार स्वाभाविक है, कुछ अलग सी रहती हैं समस्याएं, लेकिन मूल जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, इसको लेके हम पाएंगे कि सब जगह एक जैसी समस्या। स्वास्थ्य की जब मैं बात करूंगी तो हम अगर अपने पारिवारिक परिवेश में भी जाएंगे तो आज हम एक घर में माँ को ये सुनते हुए पाते हैं, आप शायद सभी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि बेटा तू क्या खाएगा, बच्ची तुझे क्या खाना है। अब हम सब कल्पना करें कि उस बोध मन को, उस बाल मन को कहाँ पता होगा अपनी आयु अनुसार, मौसमानुसार, अपने स्वास्थ्य अनुसार, अपने क्षेत्र अनुसार कि मुझे क्या अच्छा रहेगा। लेकिन हमने पूछना शुरू कर दिया बेटा तू क्या खाएगा, तो स्वास्थ्य गड़बड़ यहीं से शुरू हो। और इससे भी पहले चले जाएं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की जब हम बात लेते हैं तो हम 0 से 18 तक की बात करते हैं और जब बात 0 की आती है तो स्वाभाविक है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से बच्चे की चिंता चिंतन की बात हम करते हैं। तो हम बहुत सारे दंपतियों को बच्चे के जन्म के उपरांत भी ये कहते हुए पाते हैं कि अभी हम मन से तैयार नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है, अभी हमारी वंदना जी पढ़ाई, थोड़ा सा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, टेक टीम से हैं आप। अगर कुछ बड़ा रीजन नहीं हो तो अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं, हम इसको रिकॉर्डेड मोड में रखते हैं जो एजुकेशनल पर्पज से आगे यूज होता है। अगर कोई बड़ा रीजन ना हो तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज। जी जी थैंक यू। आभार चर्चित करने के लिए। तो मेरा सब इतना ही निवेदन है कि जब हम बच्चों की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जन्म से भी हम अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो जब माता पिता मन से तैयार नहीं है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उस बच्चे के उस तैयार होते हुए भ्रूण में या उस गर्भावस्था में जब हम कहते हैं कि बच्चे का विकास शुरू होता है, और हमारी तो ये संकल्पना रहती है ना कि बहुत सारी चीजें बच्चा जो है वो गर्भावस्था में सीख के आता है या उसका प्रभाव उसके शरीर पे रहता है, मन पे रहता है। तो हम ये फिर स्वीकार करते हैं कि जिस तरीके का उस समय मानसिक दबाव माँ का रहा होगा, स्वाभाविक है बच्चे के शरीर पे उसका असर दिखेगा।
स्वास्थ्य का भी मैंने बताया कि जब हम उसी से प्रश्न करेंगे तू क्या खाएगा, तो क्या उसके शरीर पे असर रहेगा, वो सब हम भारत के संदर्भ में भी देखेंगे तो ध्यान में है कि बच्चे किन किन चीजों से जूझ रहे हैं। शिक्षा की जब मैं बात करूं तो हिमाचल अगर साक्षरता आंकड़े पे आप जाएंगे तो बहुत अच्छे स्तर पे है, लेकिन क्या हम शिक्षित भी कर पा रहे हैं बच्चों को? जैसे उदाहरण मैं बताऊंगी कि अगर बच्चे को हमने ड्राइविंग सिखा दी, क्या यातायात के नियमों की पालन करने के लिए भी उसको शिक्षित करते हैं? या बच्चे की प्रतिभा को निखारने की भी क्या उस शिक्षा में बात होती? समस्या बच्चों में नहीं है, कई बार मुझे लगता है समस्या हम बड़ों में है। हमने प्रयोग किया है बच्चों को और उस प्रयोग से बच्चे शायद जूझ रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद ये है कि ये जो युवा है हमारे, इन्होंने ये चिंतन शुरू कर दिया है, वो एक आशा है हमें, स्वास्थ्य के लिए भी वो सजग हो रहे हैं। हाँ, दिक्कत हमने पैदा की है क्या कि अब जैसे हाइजीनिक की हम बात करते हैं तो बच्चे अब साफ सफाई का ध्यान लग पड़े हैं करने, ऑर्गेनिक की बात लग पड़े हैं करने, माता पिता को टोकने लग पड़े हैं, समझ रहे हैं सारी चीजों को। लेकिन जो अन्न हम उगा रहे हैं, जब केमिकल के थ्रू हम उगा रहे हैं, तो उनकी सजग होने के बावजूद भी कई चीजें अभी जो हैं वो उनको बॉदर करती हैं। कारण हम लोग हैं जिन्होंने प्रयोग किया उनका, उनकी प्रतिभा को भी हमने प्रश्न उठाए, आपको ये नहीं यही करना है, बहुत प्यार से भी करवाया होगा हमने, लेकिन एक दबाव बनाया होगा। अगर हम ये स्वीकार करें कि हमारे परिवार में ये दबाव नहीं था, तो हमारे गांव में होगा, हमारे क्षेत्र में होगा, यानी कि जो सामाजिक हमारा ताना बाना है चाहे उसका दबाव है, लेकिन बच्चे दबाव में रहे। लेकिन उम्मीद फिर वही है कि हमारे युवा आज भी प्रतिभा क्षेत्र में विश्व पटल पे शोध का विषय बने हुए हैं कि ये अग्रणी भूमिका में कैसे रहते हैं, क्योंकि ये पुण्य धरा, ये भारत भूमि है, इससे बहुत कुछ जाना नहीं है। लेकिन हमें सजग होने की आवश्यकता जरूर है, सचेत होने की आवश्यकता जरूर है। समस्याएं भी हैं, ये चुनौतियां भी हैं, लेकिन ये अवसर भी है एक ठहराव करके, एक रुक के दोबारा इन चीजों को देखने का कि चूक किस एंड से हो। और ये जिस शिक्षा की मैं बात कर रही हूँ कि कहीं प्रतिभा लुप्त हो रही थी, या कहीं कोई दबावपूर्ण बातें हो रही थी, या कोई भाषा का बोझ था, या आर्थिक बोझ था। हमारा बहुत रुझान प्राइवेट स्कूल्स की तरफ हुआ था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, चाहे शहरों में हमारा चले जाना था गांव से उठ के। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है, हिमाचल इसमें भी थोड़ा अग्रणी भूमिका में है कि इसके क्रियान्वयन में वो पहल करने जा रहा है। और उसमें एक फिर से पुनः वही किरण दिख रही है कि शायद गुरु की गरिमा का जो पुनर्स्थापन है वो उस शिक्षा नीति के माध्यम से हो सके, बच्चों का आर्थिक बोझ या भाषा बोझ कम हो सके, उनकी प्रतिभा को निखरने का एक अवसर मिल सके। मैं बहुत सारे विषयों पे नहीं जाना चाहूंगी, ये समस्याओं, या अगर हमारी पहले नवीन जी से पहले मैं बात रखती तो फिर भी शायद इस बात की थोड़ी सी सार्थकता होती। अभी तो ये है कि समाधान की बात ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। समस्याएं हम यही कहना चाहूंगी कि हम थोड़ा सा विभाग के नाते क्या तो सामान्य नागरिक के नाते क्या थोड़ा सा सजग रहे। बहुत संवेदनशील विषय है, हमारे बच्चों को बहुत संबल की आवश्यकता है और बहुत ऐसा वातावरण देने की आवश्यकता है कि उनमें वो बहुत सारी खूबियां हैं, वो बहुत सारा चिंतन लेके हैं और उनका बड़ा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। अभी मैं एक उदाहरण देके बताऊं तो कोरोना काल में जो बच्चे हमारे अभी प्लेसमेंट जिनकी नई नई हुई थी, उनको वर्क फ्रॉम होम करने का अवसर मिला। उनसे जब मेरा संवाद हुआ मुझे इतना अच्छा लगा कि उन बच्चों को उनके माता पिता ने कभी उस धरा से जोड़ा ही नहीं जिस धरा से वो थे, जिस क्षेत्र से वो थे, जिस गांव से थे। उनको तैयार किया एक अच्छे से पैकेज के लिए, एक अच्छी सी इंजीनियरिंग उनसे करवाई, डिग्री करवाई और बड़ा खुश थे कि अच्छी प्लेसमेंट। लेकिन बच्चे आके देख रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं कि हमने तो कभी अपनी जमीन की चिंता ही नहीं की, यहाँ मेडिकेशन प्लांटेशन क्यों नहीं हो सकती, यहाँ ये चीज क्यों नहीं हो सकती, हम सब्जियां उगाने का क्यों नहीं सोच सकते। कोरोना महामारी ने एक तरफ संकेत दिया, इसको हम बड़े नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमारे बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं और इस दिशा में वो काम करना चाह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस पर। तो इसलिए एक उम्मीद भी है। समस्याएं मैं इसलिए आंकड़ों पे नहीं जाना चाहती क्योंकि समस्याएं, मैंने वही कहा कि स्वास्थ्य भी हमारा कैसा होगा जब हम उस असहाय एक माँ की तरह बात करेंगे। यहाँ तो माएँ वो हुई हैं जिन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर बच्चे पैदा किए हैं और किसी प्रयोजन के लिए पैदा किए हैं कि ऐसा बच्चा जन्मूंगी जो ये सब करेगा, और उस बच्चे ने पैदा होकर वो सब किया है। ये सब कथा कहानियां कीर्तन सुन के ही हम पले बड़े बड़े हुए हैं।
लेकिन हमने बच्चों से कुछ और प्रयोग किया। आज हमारे परिवार छोटे हो गए हैं, घर बड़े हो गए हैं। हमारे नहीं तो पहले परिवार बड़े थे, घर छोटे थे। तो इसलिए समस्याएं हैं, लेकिन उनके समाधान भी यही हैं। तो इस विषय को हम यही छोड़ेंगे। एक विषय और था, आप स्वास्थ्य सुरक्षा आ गया। सुरक्षा का जैसे हम बात करें, तो जब हम पॉक्सो की बात कर रहे हैं, एक्ट भी आते हैं, प्रावधान भी होते हैं, उनका सारी बातचीत भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है। लेकिन जब हम इस विषय के नजदीक जाते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारा प्रतिशत ऐसा आप देखोगे जहाँ कोई ना कोई नजदीकी इन्वॉल्व होगा, पिता इन्वॉल्व होगा, स्टेप फादर इन्वॉल्व होगा। हम इस दुनिया में, हम जितना मर्जी ये एक्ट और ये सारी चीजें बना लें, अगर ये वो संवेदनशीलता और वो चिंतन हम स्थापित नहीं कर पाए, वो जागृति जागरण हम नहीं कर पाए, तो बहुत कुछ हमसे छूटेगा। इसलिए अभी CWC की कुछ जिज्ञासाएं मैं पढ़ भी पा रही थी कि उनके प्रश्न नवीन जी को आ रहे थे, और नवीन जी बहुत विस्तार से वैसे भी सारी चर्चा कर चुके हैं। इसके बावजूद भी और इस एक्ट के बाहर भी अगर CWC के मेंबर कुछ नवीन जी से पूछना चाहें तो मैं समझूंगी कि इस आयोजन की सार्थकता हुई है, क्योंकि लाभ वस्तुतः समस्या के समाधान में है। इसलिए समस्याएं तो हैं और एक उम्मीद भी है कि इनका समाधान भी होगा, और हम सब मिलकर ही करेंगे। और उम्मीद ये भी है कि जब हम इस पे चिंतन करते हैं, इतना आपने बताया कि ये 50 आयोजन ऐसे पूरे हो चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ जागरण हम सब में हो रहा है, और हम इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं, और इस मंथन से ही अमृत निकलेगा, और यहीं से हमारा भारत संबल होगा। हमारे बच्चों को हम वो संबल दे पाएंगे, वो वातावरण दे पाएंगे कि वो अपनी प्रतिभा निखारें। भारत जिस भूमिका में पहले था, उस भूमिका में उसका पुनर्स्थापन हो। वो विश्व गुरु था, है और रहे। इसके निमित्त हमें अपने बच्चे तैयार करने हैं। बच्चों में वो पूरी प्रतिभा है, बच्चों में वो पूरे गुण हैं। केवल और केवल हमें थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा भाई कृपा शंकर जी से कि वो नवीन जी से फिर से आग्रह करें कि वो अपना माइक अनम्यूट करें, और CWC के मेंबर अगर कुछ अपनी जिज्ञासाएं, जो काम करते बार उनको कठिनाइयां आती हैं, मैं हिमाचल से जुड़े भी अपने भाई बंधुओं से ये कहना चाहूंगी कि इस एक्ट के बिना भी अगर कहीं कोई कठिनाई काम करने में आती है, वो बात अगर आप पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबका आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैंने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसके लिए माफी चाहूंगी। अगर अपेक्षा कृपा शंकर जी को मेरे से आंकड़ों की थी तो मैं आंकड़ों को भी आपको भेज दूंगी, लेकिन मेरा मन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये समस्याएं एक अवसर की तरह हमारे लिए हों। ये प्रयोग हमने किया है, और शायद ये प्रयोग हमें देखना पड़ेगा कि हम किस दिशा में चले हैं और किस दिशा में हमने चलना था, क्योंकि अपनी जड़ को खोएंगे तो शायद हम हरे भरे नहीं रह पाएंगे। अगर हमें हरा भरा रहना है तो थोड़ा थोड़ा अपनी जड़ को, जैसे नवीन जी ने कहा कि सृष्टि में माँ की जो रचना है वो ममत्व वात्सल्य, वो एक माँ के रूप में मेरा जगह। इसलिए मैंने इस ढंग से ये बातचीत रखी, क्योंकि मेरा मन ये था कि समस्याएं मैं पहले रखूं और नवीन जी उसका बाद में बताएं। ये थोड़ा सा ये उलट हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। समस्याएं तो हमारे लिए एक अवसर है, और हम इनको पहले भी जूझते रहे और आगे भी जूझेंगे। सबका बहुत बहुत आभार। मैंने ज्यादा समय लिया तो मैं नवीन जी के पास। वंदना जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं बहुत दिनों से सोचता था, मैं अक्सर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी गया, तो मैं अभी हाल फिलहाल एक नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पढ़ा 2019-20 की, हालांकि वो कानूनी विषय नहीं था, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में था। वो ये है कि क्या इन्वायरमेंटल जो टोपोग्राफी है हिमाचल की, वो भी बच्चों के लिए कोई समस्या पैदा करती है? क्योंकि अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, उसको लिखा है कि हिमाचल के जो बच्चे हैं उनका एवरेज जो रेट है वो टास्क उसमें वो बिलो एवरेज है। हिमाचल प्रदेश के बीट्स नेशनल एवरेज इन मोस्ट टास्क। ऐसे करके तो मुझे ये एक आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे अभी महामारी के समय भी अगर आप कहें कि जो शिक्षा क्षेत्र में नई तकनीक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बातचीत की, उसमें भी वही भौगोलिक दृष्टि से जो है वो कठिनाई आई है, और वो चीज है ही है। और कुछ एक इशू ऐसे हैं कि हमारा कुछ एक जिले, उन जिलों में भी कुछ एक क्षेत्र थोड़ा सा लिमिटेड ऐसा होता है, वहाँ पे अपने निजी जैसा किसी चीज की मान्यता रहती है, देवताओं का वहाँ वर्चस्व है, तो वहां भी कई कठिनाई बच्चों के निमित्त है। जैसे विशेष दिनों में बच्चियों को ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इसमें भी लगता है कि बच्चे के वो मन में क्या क्या उस चीज का असर पड़ता होगा, या उन माताओं को वो काम
पूरा नहीं करने देना, तो उन माताओं के जो बच्चे होंगे और उतने दिन उन बच्चों को माँ से दूर रहना पड़ेगा। और जैसे हम हाइजेनिक की इन सारे विशेष दिनों में बात करते हैं तो उनको पशुशाला तक सोना पड़ता है, ऐसा कुछ अपने क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें जो हैं तो स्वाभाविक रूप से जिस विषय को आप टच करने चाहते हैं वहां भी ये प्रभाव डालती हैं, और ऐसे सभी विषयों पे ये चीजें प्रभाव डालती हैं। जी, धन्यवाद वंदना जी। हम आगे प्रश्न उत्तर लें उसके पहले हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्द कहें, और उसके बाद हमारे फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष आदरणीय राकेश जी से आग्रह रहेगा कि वो दोनों वक्ताओं का आभार प्रदर्शित करें, फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल कृपाशंकर जी, मैं सुन पा रहा हूँ और मैं पूरा सुना भी। मैंने आदरणीय चेयरपर्सन हिमाचल को भी सुना और पहले वकील साहब का वक्तव्य भी मैंने सुना है। बहुत प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी वक्तव्य था, और वकील साहब ने जिन जानकारियों से हम सबको अपडेट कराया है, CWC के नाते हम लोग रोजाना ऐसी इन समस्याओं को फेस करते हैं। इसलिए हमारी समस्याओं को जो फेस करते हैं हम लोग, इन समस्याओं को, उनके समाधान में एक बड़ा आज का वेबिनार हमें एक दीप स्तंभ का काम करेगा। और जिस तरह से बहन जी ने हिमाचल के बारे में जानकारी दी है, और उन्होंने कहा कि मैं आंकड़े और कानून के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ, और वो संवेदनशील हृदय के बारे में बात करना चाहती हैं, जो वास्तव में जिसके लिए आयोग, हम CWC के लोग हैं। कई बार लगता है कि केवल कानूनी बात करना होती तो किसी न किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बैठा दिया जाता तो सारे काम होते, लेकिन हमें केवल कानून की बात ही नहीं करना और केवल व्यवहारिक भी नहीं होना, हमें व्यवहारिक कानून की बात करना है। और आज का वेबिनार और जिस तरह का जानकारी दी है, उसी व्यवहारिक और लीगल उससे दोनों का सामंजस्य बना करके जानकारी दी है। जो कि एक कठिन समय है, कोविड के काल से हम सब लोग गुजर रहे हैं। इन सब में हमारी सावधानी हमारा सबसे बड़ा बचाव है। तो मैं दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ में आप सब लोगों से आग्रह भी करता हूं, कल विश्व योग दिवस है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चों के संस्थान में जाकर के योग करें, बच्चों को योग के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कोविड काल में हम सब लोगों ने देखा है योग बहुत बड़ी ताकत के रूप में दुनिया में लोगों ने उसकी ताकत को समझा है। जबकि हम लोग तो बरसानों से, हजारों लाखों वर्षों से योग के आधार पर ही अपना जीवन जीते थे, लेकिन हम कहीं उससे विमुख हुए हैं। इस कारण से समस्याएं हैं, लेकिन भारतीय इस प्रतिभा को दुनिया के देशों ने माना और 193-195 देशों ने योग को अपनाया है। कल विश्व योग दिवस के समय पर आप सब लोग भी कहीं ना कहीं किसी संस्थान में योग करें, बच्चों को प्रेरणा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। राकेश जी भाई साहब सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, हमारे आज के पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करें, फिर मैं प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ूंगा। राकेश जी। वंदना योगी जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हिमाचल, बहुत ही सारगर्भित उन्होंने विषय उठाए कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। बच्चों से संबंधित समस्याएं जैसे पूरे देश में हैं, ऐसे वहां भी हैं। वो हमारे इस संगठन के इस वेबिनार में आई, मैं उनका CCF की ओर से अंतर्हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री नवीन कुमार जी, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने MPT एक्ट के अंतर्गत जो बातें बताई, रोल ऑफ CWC, मैं स्वयं CWC में लगभग 12 वर्ष तक रहा हूं, बहुत पढ़ता हूं, हर बार पढ़ने में कुछ नया मिलता है, 12 वर्ष बाद भी नई नई चीजें मिलती हैं। आज का जो विषय था वो देश की लगभग सभी CWC के लिए एक बड़ा कठिन, बड़ा टेक्निकल, एक बड़ा गंभीर विषय रहा है। उसमें बहुत से ही बातें आती हैं, क्वेश्चन आंसर आपने बहुत सारे समाधान दिए हैं। फिर भी एक प्रश्न कृपा संजय जी मेरे भी ले लीजिएगा। डॉक्टर श्री नवीन कुमार जी का मैं अपने CCF की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम सबके समाधान में समय समय पर आप हमें उपलब्ध होते रहेंगे। साथ में मैं अपने CCF के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उनकी प्रेरणा से
पूरी टीम 91 तक पहुंच गई है और अगले सप्ताह हमारा 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य को पूर्ण करने में हमारे सचिव डॉक्टर कृपा शंकर जी विशाल है वो भी कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया। साथ में सीसीएफ की पूरी टीम जो बिल्कुल एकजुट होकर इस काम को इस मुकाम तक लेके आई है। साथ में एक बात और भी बीच में आई थी, सीसीएफ का काम केवल वेबिनार तक नहीं है, कोरोना के चलते हम ऑनलाइन हैं। हमारा तो प्रयास है कि पूरे देश की CWC के प्रत्येक सदस्य हम 1-to-1 हो सकें। कोरोना समाप्त होने के बाद सीसीएफ और पूरी टीम इसके लिए एकजुट है और हम आप तक आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राकेश भाई साहब। प्रश्न है, कुछ 2-4 आए हुए हैं। पहला प्रश्न में वंदना जी के लिए ही है, आपके राज्य से है। विकलांग बालकों के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप राशि व पेंशन राशि बहुत कम रखी है, इसके बारे में क्या कहना? ये थोड़ी बढ़नी चाहिए। ये आपका शांति गौतम जी का प्रश्न है जी। बहुत बढ़िया शांति गौतम जी, आपने अपनी तरफ से ये संवेदना जताई। मैं सहृदय आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं इस विषय को सरकार तक उठाऊंगी और प्रयास रहेगा ये राशि बढ़े जी। आपसे अगला प्रश्न है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश ने कोई विशेष योजना प्रारंभ किया है क्या? उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। कोरोना से जो अनाथ हुए बच्चे, हिमाचल सरकार ने 2500 रुपए मासिक उनको ऐसा एक अनुदान देना तय किया जी। बहुत बड़ी पहल है आपकी ओर से। ऐसा किसी परिवार में किसी बच्चे के साथ ना हो, लेकिन ऐसा किया है सरकार जी। ये बहुत अपेक्षित एक राशि उन्होंने ऐसा। नवीन सर, आपसे अगला प्रश्न है, कैन CWC गिव ऑर्डर्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज वी वर टोल्ड बाय हाई कोर्ट जजेस not to pass orders for termination of pregnancy as it is beyond the purview of CWC. Can you throw light on when a pregnancy is more than 6 weeks? Who will order for constitution of medical? As far as we know, CWC doesn't have the powers. वसुंधरा जी का प्रश्न है दिल्ली से। वसुंधरा जी, जो आपने सवाल पूछा, अगर आप देखें तो मैंने शुरू में ही कहा कि CWC जो है वो एक स्टैट्यूटरी के अंदर जो है स्थापित बॉडी है, पर जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो ये कहता है कि अगर आपको टर्मिनेशन कराना है तो उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। CWC खुद जाकर तो ऑर्डर नहीं कर सकती। हालांकि अगर CWC की पावर्स की बात करें और रूल की बात करें JJ एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो शब्दों का चयन किया है, अगर मैं आपको बताऊं, एक उन्होंने CWC के अंदर शब्दों का यूज करा था जो मुझे लगे शायद उसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होना बाकी है। अगर उसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो जाए तो मुझे ये लगता है कि CWC भी इस पावर से अपने आप को इनेबल करा देगी। पहला जो शब्द है जो मैंने मार्क करा इसको पढ़ते हैं वो था सेक्शन 29 ऑफ JJ एक्ट का। उसके अंदर ये कहा गया है कि बेसिक नीड एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी 29 जो कहता है वो कहता है कमिटी शैल हैव द अथॉरिटी। जब इनैक्टमेंट शब्द यूज करती है अथॉरिटी, इट मींस द अथॉरिटी कंसिस्ट द पावर। और लास्ट में उसमें कहते हैं, लास्ट में ये सेक्शन कहता है प्रोटेक्शन एज वेल एज टू प्रोवाइड फॉर देयर बेसिक नीड एंड प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का मतलब अगर मैं समझ लूं कि सिर्फ उस बच्ची को बचाना है या फिटस को बचाना है, तो जो टर्मिनेंसी ऑफ एक्ट कहता है वो कहता है कि जो माँ है उसको पहले बचाना जो है उस एक्ट की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके ऊपर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट CWC की पावर की वजह से मेरे ध्यान में अभी नहीं आती, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली CWC ऐसा नहीं कर सकती। पर CWC जो एक खुद स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर कंस्टिट्यूट है, वो अपनी पावर को इन्वोक करते हुए जो पॉक्सको के जो कंसर्न कोर्ट है उन्हें डायरेक्ट कर सकती है, क्योंकि इनके पास भी जुडिशियल पावर्स है।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। पॉस्को एक्ट को जो मजिस्ट्रेट है CWC के लिए, उनको डायरेक्ट कर सकती है, कोर्ट को लिख सकती है। दूसरा, मेडिकल बोर्ड जो है उसको भी लिख सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जेजे एक्ट का सेक्शन 30 का सब सेक्शन 3, उसके अंदर भी जो शब्द यूज हुआ है वो यूज हुआ है डायरेक्टिंग। अगर आपके पास जेजे एक्ट है, उसका आप सेक्शन 30 का सब सेक्शन 3 देखें तो उसके अंदर शब्द यूज हुआ है डायरेक्टिंग द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो सिर्फ इसी पर्सपेक्ट में आप डायरेक्शन को ना देखें। दूसरा, अगर आप इसका सबसेक्शन 12 देखें सेक्शन 30 का, तो वो कहता है कि CWC कैन टेक स्लो मोटर कॉग्निजेंस। तो स्लो मोटर कॉग्निजेंस की जब बात करते हैं आप, तब भी पावर इन्वोक होती है। तीसरा, और जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मुझे नजर आता है, वो नजर आता है सबसेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 30। वो ये कहता है टेकिंग एक्शन। शब्द यूज हुआ है टेकिंग एक्शन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज children who are reported as children in need of care and protection to the committee by special juvenile officer। तो टेकिंग एक्शन का मतलब भी जो है वो डायरेक्शन देना है, पर एक्ट के अंदर सीधा सीधा कहीं नहीं लिखा। अगर उसके और अगर आप इसी में देखें तो मेरे को एक ध्यान आता है जजमेंट जो मैं कोट करना चाहूंगा, वो बशीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड कमला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दोनों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट थे, और उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि कोर्ट प्रेगनेंसी अंडर दी एक मिनट मैं आपको बताता हूं, मैंने कहीं नोट करा था, एक मिनट बताता। हाँ, pregnancy under 20 weeks gestation limit, there is no requirement to obtain permission of any authority. There is no requirement to take permission of any authority for termination of pregnancy under the MTP Act framework aside from the medical opinion or the requisite number of medical practitioner and consent of the woman or guardian in case of a minor। तो ये जो जजमेंट है, अगर आप इसको लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में भी देखें तब भी CWC के पास पावर है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि CWC जब ऐसी दुविधा में पड़ जाए तो ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप कंसर्न कोर्ट को लिखें और कॉपी टू मेडिकल ऑफिसर करें, क्योंकि एक्ट जो है वो बाइंड करता है कोर्ट को भी और मेडिकल ऑफिसर को भी। क्योंकि आप PDTNT एक्ट देखें, मेडिकल देखें, पॉस्को देखें, IPC देखें या CRPC देखें, वो अबिलाइज करता है स्टेट की प्रोटेक्शन पावर को। और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है और उसके साथ 39E और F है, वो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटिस्फाइड करता है। तो ऐसे जुडिशियल, क्योंकि आपके पास जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर आप फॉल करते हैं, तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को यूज करते हुए आप जुडिशियल फंक्शन को एनिफिल कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि जब दुविधा हो तो हम अपनी पॉक्सो कोर्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं विद अ कॉपी टू द मेडिकल ऑफिसर। अगला प्रश्न आपसे ही है सर। एक चीज और मैं यहाँ क्लियर करूंगा, जो प्रश्न व्हाट्सएप पे आएंगे वही प्रश्न मैं लूंगा, चैट बॉक्स के प्रश्न नहीं लूंगा। तो कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप पे भेजने का कष्ट करें। किसी नाबालिग बालिका का उसकी सहमति के आधार पर गर्भपात कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए? कितने दिनों में गर्भपात हो सकता है, इसकी अनुमति? ये प्रश्न शिव नारायण जी का है। मेरे ख्याल से आपने इस पे तो काफी जवाब दे चुके हैं, काफी पहले इन्होंने लिखा था, तो इस बात पे तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। राकेश भाई साहब, आप कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे? राकेश जी। जी, उसका समाधान काफी कुछ मिल गया है। जो भी बातचीत आई दिल्ली वालों के प्रश्न के ऊपर, मेरा अपना मानना है इसमें कि जब पॉक्सो का मामला होता है और प्रेगनेंसी होती है तो निश्चित है कि वो मामला किसी कोर्ट में दर्ज है और किसी अन्य कोर्ट में चल रहा है जी। तो CWC बहुत ज्यादा है, तो मेडिकल बोर्ड से बच्चे के गर्भपात संबंधी ट्रीटमेंट के पेपर से लेके और उस कोर्ट को भेज दे बजाय स्वयं लेने के,
क्योंकि उस गर्भ का जो बच्चा है वो भी एक एविडेंस है, जैसा कि अभी नवीन जी ने बताया। तो वो जी मेरा समर्थन हो गया, मेरा ऐसा राय है इसमें। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। यही प्रक्रिया अपनाई जाए यूनिफॉर्मली, कि जहाँ पे भी दुविधा हो। वैसे तो नवीन सर ने बोला कि 20 वीक से कम की प्रेगनेंसी के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। नवीन सर, क्योंकि एक मेरा भी अगर आप सेक्शन 5 देखें तो उसके अंदर, क्योंकि हमारी आदत जो है वो शब्दों को पकड़ने की है, जी मुझे लगता है ये शब्द भी आपके काम आएगा। अगर आप एमटीपी एक्ट का सेक्शन 5 देखें तो उसके अंदर एक शब्द यूज हुआ है, वो हुआ है शैल। और जब भी किसी लेजिस्लेशन के अंदर शैल शब्द यूज होता है तो वो सारे जो ऑब्लिगेशंस है उस एक्ट को फॉलो करने वाले को उसे सुपरसीड कर जाता है और वो मैंडेटरी प्रोविजन बन जाता है। तो इसीलिए जो सेक्शन 5 है वो सारी प्रेगनेंसी के केसेस के अंदर है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी 24 महीने की उसके बाद हुई। और ऐसे अगर आप देखें तो उदाहरण कई हैं जिसके अंदर जो है कोर्ट ने 32 मंथ वीक की भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट के ऑर्डर दिए हैं, इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम जी कोर्ट। जी आई थिंक मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर है 32 वीक्स का। हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है। एक चीज मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि इस विषय को रखने के लिए नवीन जी ने लगभग 1000, सर मैं सही बोल रहा हूँ, नवीन जी ने लगभग 1000 जजमेंट पढ़ा है। पिछले 10 दिन से हमारी इनसे लगातार चर्चा हो रही है और उनमें से काफी जजमेंट मेरे से शेयर किए हैं। CWC की प्रॉब्लम्स मैंने उनके साथ शेयर किया है कि सर ये छोटी छोटी समस्याएं हमें आती हैं, और लगभग 10 एक्ट उन्होंने पढ़ा है। MTP के अलावा PCPNDT एक्ट, पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट से लेके जितने भी संबंधित एक्ट है सब पे हमारी लगभग पिछले 10 दिनों से नवीन जी से चर्चा हो रही है। उसके बाद ये आधे घंटे का हमारा प्रेजेंटेशन जो नवीन जी ने दिया है उसका निचोड़ है। सर मैं आपसे आग्रह ये करूंगा कि कुछ कुछ जो जजमेंट्स की कॉपी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, अगर वो मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं ग्रुप्स में डाल दूंगा, तो उसको कोट करने में CWC के लिए काफी सुविधा होगी। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि CWC खुद कॉग्निजेंस लेके और टर्मिनेशन का ऑर्डर देते हैं, इसमें मुझे ध्यान आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही केस में एक कन्विक्शन करी थी इस बात में, क्योंकि कभी कभी जब हम ये चंडीगढ़ का मामला था कि चंडीगढ़, ये आपके शायद ध्यान में होगा कि चंडीगढ़ के मामले में एक NGO ने, रेप विक्टिम थी, वो माइनर थी, उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए कह दिया। हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया कि उसकी टर्मिनेशन को कर दिया जाए। पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डॉक्टर को जिसने टर्मिनेशन करा था उसको कन्विक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जो ये कंसेंट थी उस कंसेंट को नहीं माना गया, क्योंकि वो जो लेडी थी वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती थी। हालांकि हाई कोर्ट ने टर्मिनेशन का ऑर्डर दिया पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेट असाइड करते हुए डॉक्टर को जो है वो कन्विक्शन दे दी। तो मैं ये चाहता हूं कि सेफ साइड CWC ऐसा काम ना करे, क्योंकि कभी कभी हम मेडिकल ग्राउंड पे टर्मिनेशन का बात करते थे, पर जो माँ है उसकी ममता अगर प्रस्तुत हो जाए तो हमें जो है वो कानूनी उसका वो सामना करना पड़ता है। अब सर यहाँ से ही यहीं पे मेरा एक प्रश्न आता है आपसे। एक तरफ हम माँ जो है, जो छोटी बच्ची जिसको 18 से कम ईयर की है, उसकी सहमति की बात हम प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में करते हैं। दूसरी तरफ जब हम पॉक्सो की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति मायने नहीं रखती है। जब संबंध बनते हैं तो ये कहा जाता है सहमति का मायने नहीं है, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने जाए तो ये कहते हैं उसकी सहमति जरूरी है। ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में? अगर आप ये देखें तो ये सवाल मेरे भी ध्यान में आया था और मैंने सबसे पहले जो एक्ट में पढ़ा वो ये पढ़ा कि चाइल्ड उनकी नजर में क्या है। तो अगर आप देखें जो आपके पास जो है कंसेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, उसके अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन 18 साल। JJ एक्ट के अंदर डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो भी जो है वो 18 साल। और आप पॉस्को के अंदर देखें तो उसके अंदर वो कहते हैं माइनर। इंडियन मेजोरिटी एक्ट की वो बात करते हैं और इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो है वो 18 साल स्पष्ट रूप से नहीं कहता, पहली बात। दूसरी बात, आप इस संदर्भ को सिर्फ
लॉ की नजर में ना देखें बल्कि रिलीजियस एस्पेक्ट की नजर में भी देखें। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर जो मेच्योरिटी लेवल है, क्योंकि हम मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में किसी एक्ट की, इसका जो सेक्शन 2C है वो माइनर को इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर डिफाइन करता है। लेकिन अगर आप मुस्लिम एक्ट की बात करें तो वहां पे एज ऑफ प्रोबेटी जो है वो 14 साल है, वो 14 साल में मैच्योर मान लेते हैं जी। हिंदुइज्म के अंदर आप 18 साल में मान लेते हैं जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है। दोनों एक्ट के अंदर आप 18 साल मानते हैं, और यहाँ पर इस एक्ट के अंदर जिसमें टर्मिनेशन ऑलरेडी आप करना चाहते हैं उसके अंदर आप चाइल्ड को डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए कन्फ्लिक्ट है। जैसे शुरू में मैंने कहा कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्ट है जी, इसका एक सोल्यूशन जो है वो मुझे नजर आता है कि शायद जितनी भी CWC है इसकी, उनको सरकार को ये रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि ये जितने भी कानून हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उनको एक सिंक करके लेके आए, तो शायद CWC का भी काम आसान होगा। ठीक सर। और दूसरी अथॉरिटी का जी, यही प्रयास CCF का है कि हम सारे CWC के साथ मिलके इन सारे कानूनों को समझ के कोई ऐसी चीज बात करें कि सबके लिए कॉमन हो। सुमिता विश्वास जी हैं, असम से जुड़ी हुई हैं, उनका एक प्रश्न है जो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं, तो सुमिता जी आप अपना माइक अनम्यूट करके खुद पूछ सकती हैं। उनका प्रश्न है, देयर इज अ गर्ल इन CCI which were pregnant for 5 months and they decided to go for the ossification test before knowing that she was pregnant, but we have to stop the test as we came to know at the very end that she was pregnant. Is there any section rule which we can apply in kind of situation to stop the test so that the unborn child doesn't get exposed? अब आपको अनएक्सपोज से मतलब मेडिकली एक्सपोजर की बात कर रही हैं या बच्चे के नाम के बारे में? नहीं। नमस्ते सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं मेडिकल के एक्सपोज के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा। क्योंकि एक्सरे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया था उसी टाइम, एक्सरे के टाइम बच्ची जब प्रेग्नेंट होता है उसी टाइम अंदर का जो बच्ची होता है उसके ऊपर असर पड़ता है, इसीलिए मैंने उसी टाइम ये ऑर्डर को रुकना पड़ा। तो अगर आप बच्चे का वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर आप सेक्शन 100 जो है हमारा JJ एक्ट का बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड में अपनी नोटशीट में ले सकते हैं। कीपिंग इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, CWC has decided not to go for the bone ossification test. The test will be conducted after the baby is born. ओके, ठीक है। सेक्शन 100 में आप बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड करके ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का प्रश्न है तो अपना माइक अनम्यूट करके रख सकते हैं, हम 5-1 मिनट में 1-2 प्रश्न ले सकते हैं जी। और किसी के कोई प्रश्न है? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब जी नमस्ते। डॉक्टर साहब रखें अपनी बात। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर KK ग्वालियर से बोल रहा हूँ। नवल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और सारे अच्छे एक्ट्स के बारे में जो भी हम लोग यूज करते हैं CWC में, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन सारी जानकारियां मिलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग भी हो रही है। मैं जो समझता हूँ मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, फिर मैं अपना पॉइंट रखता हूँ कि MTP एक्ट में सारे जो अधिकार दिए गए हैं वो डॉक्टर्स को दिए गए हैं, तो ही असेस करते हैं कि कौन सी कंडीशन में जो गर्भवती माँ है उसके गर्भ का संबंध, जैसे कि अगर माँ की जान को खतरा है तो करना है, अगर बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसको कोई भी ऐसी कोई एब्नॉर्मलिटी है जिसको अपन कहते हैं कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है तो उस पर करना है, अगर कोई गर्भ इसलिए ठहरा हुआ है कि अगर बलात्कार के द्वारा है तो करना है, जिससे गर्भ धारण ना हो, अगर वो फेल हो, ये सारे असेसमेंट जो है डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, उनको पावर ये दी गई है। अच्छा, अब आ रही है? हेलो जी डॉक्टर साहब। हेलो जी अभी ठीक है डॉक्टर साहब। जी हाँ, जी ठीक है डॉक्टर साहब। तो एक्ट में जो चारों प्रावधान दिए गए हैं उन चारों प्रावधान को असेस करने का अधिकार वो ट्रीटिंग डॉक्टर को दिया गया है जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, और वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि उसकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
अभी जो अमेंडमेंट हो गया है वो 24 सप्ताह तक हो गया है। अब वो 2 डॉक्टर्स के पावर है कि वो 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, ये उनकी अधिकारता में। अब प्रश्न जो आता है कि कोर्ट में केस कब जाता है, सामान्यतः जो हम लोग देखते हैं वो तब आता है जब इस समय सीमा से बाहर हो जाता है, तब ये बात आती है कि कौन ऑर्डर करेगा कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। और वहां से फिर बात शुरू होती है कि वो CWC ऑर्डर करेगी या पॉक्सो कोर्ट ऑर्डर करेगी या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी। तो जहां तक मेरी समझ में आता है और जो हमने अनुभव किया है कि जब तक MTP एक्ट लागू है और डॉक्टर्स अगर पावर है तो किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर स्वयं डिसाइड करता है। ये चाहे वो कंसेंट है तो कंसेंट को भी डिफाइन किया गया MTP एक्ट में, उसको फॉलो करता है, वो सब कानूनी प्रावधान है। जैसा कि अभी आदरणीय नवीन जी ने बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है, मुझे नहीं पता है, आपने हो सकता है कि वो जो कंसेंट की बात हो, वो महिला जो हो अडल्ट हो, 18 साल से बड़ी हो और उसकी कंसेंट हो, उसके बाद भी डॉक्टर ने कर दिया हो, तो हो सकता है वो प्रकरण हो। लेकिन माइनर में जो JJ एक्ट में है, जहां CWC की परिभाषा शुरू होती है, JJ एक्ट में माइनर को डिफाइन किया गया एनी पर्सन हु इज बिलो देन टू 18 ईयर्स। तो वहां पर ये कोई कंफ्यूजन जैसी बात नहीं है। हमारे सामने CWC में जो दिक्कत आती है वो वही आती है जब वो बालिका के पलने वाला गर्भ अब 24 सप्ताह से ज्यादा हो। तो डॉक्टर साहब अभी क्या हुआ है, कुछ ऐसे केसेस आए हैं नई CWC के सामने जिसमें अर्ली स्टेज में 3-4 वीक्स में भी इस तरह के इल्यूजन हुए। तो वहां पे हमने भी यही उनको सलाह दिया है कि आपको किसी के भी आप परमिशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 20 वीक्स या 24 वीक्स के ऊपर ही आपको जुडिशरी में जाने की आवश्यकता है। इसी कंफ्यूजन की वजह से हमने सारी बातें रखी। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि MTP एक्ट बना ही इसीलिए है और सारे पावर्स तो है डॉक्टर्स को ही है और डॉक्टर ही अल्टीमेटली लास्ट तक भी डॉक्टर ही डिसाइड करता है। चाहे वो केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाए तब भी डॉक्टर अपनी कंसर्न देता है कि इनका अबॉर्शन किया जा सकता है। अगर वो डॉक्टर कहता है कि नहीं किया जा सकता है तो सभी माननीयों को उसको विचार करके और उसकी डॉक्टर के कंसर्न को ही वेटेज दिया जाता है। थैंक यू। राधा जी जुड़ी हुई हैं, कुछ कहना चाह रही है। राधा मिश्रा जी चेयरपर्सन है सतना की। राधा जी आप सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ। जी रखें, अपनी बात रखें। जी सभी को नमस्कार। कैमरा भी चालू कर सकती हैं आप। जी मेरा प्रश्न नवीन सर से है। सर मान लीजिए कि बच्ची 18 माइनर है और वो टर्मिनेशन के लिए रेडी नहीं है, बट डॉक्टर्स का कहना है कि ये प्रेगनेंसी अगर वो बच्चा रखती है तो उसके जान को खतरा है, और ऐसे में भी बच्ची वो अपने प्यार और ये पता नहीं वो किस इमोशन में होती है कि वो उसके लिए रेडी नहीं होती। ऐसे समय फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? ये इसका जवाब अभी कृपा शंकर जी ने दे दिया कि कंसेंट जो है वो 18 से नीचे कंसेंट आप कैसे वो करोगे? कंसेंट सर फिर आप फिर हमको उसकी मर्जी बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो ऐसे नहीं, आप देखिए कंसेंट जो है वो एक सेपरेट मामला है, पर जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट है वो ये है टू सेव द लाइफ ऑफ द विमेन। अगर उसकी लाइफ जो है, वुमेन की लाइफ अगर उससे कोई खतरा है तो बच्ची की कंसेंट इमटेरियल हो जाती है, क्योंकि पैरामाउंट ऑब्जेक्ट जो है वो सेव करना है मदर की, फीटस की भी नहीं। ये इसी तरह का आप देखें तो मैं सारे जजमेंट आपको शेयर कर दूंगा। फीटस की लाइफ भी सेकेंडरी है, पहले जो लाइफ है जो मदर कैरी कर रही है उसकी। तो अगर CWC को ये लगता है कि उस जो मदर उसको कैरी कर रही है उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो रिकमेंडेशन दे सकती है, पर ऑर्डर नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द मेडिकल कोर्ट या। थैंक यू सर। मनीष दुबे सर ने हैंड रेज किया हुआ है। मनीष जी आप अपनी बात रख सकते हैं। मनीष जी ने, सुनीता जी ने हैंड रेज किया है। सुनीता जी CWC मेंबर है रायसेन से। जी अपनी बात रखें। सर नमस्कार, सुनीता आर्या रायसेन से हूँ। सर मेरा प्रश्न तो नहीं सर, मेरा आग्रह है नवीन जी से।
और बाकी सभी लोगों से कि आप लोगों ने जो इतनी मेहनत करके सेशन के लिए इतने सारे जो है स्टडी करने के बाद जो जजमेंट्स निकाले हैं और नोट्स बनाए हैं, तो वो अगर सभी CWC मेंबर्स के साथ तो हमें अपनी आगे की कार्रवाई करने के लिए सर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जी, मैंने पहले ही नवीन सर से निवेदन कर लिया है, वो मुझे शेयर कर देंगे और मैं सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत यूजफुल सेशन था। CCF के सारे सदस्यों को सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। मेरा एक मनीष प्रश्न था। दुबे आप जी, ये जानकारी क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में चाहते हैं या सिर्फ जजमेंट की एक्सट्रैक्ट चाहते हैं? आप जैसा चाहते हैं वैसे बता दें तो मैं वैसे ही से मैं नवीन सर आपसे डिस्कस कर लूंगा। नवीन सर जी जी। सर डॉक्टर मनीष दुबे CWC मेंबर इंदौर। सर मेरा एक प्रश्न था कि एक बालिका आई थी जिसका हम लोगों ने अभी हाल प्रेगनेंसी जो है 8 महीने की हो गई थी। हमने 7 महीने की एक लेटर डालसा को भी लिखा था कि उसके अंदर टर्मिनेशन के लिए हमें गाइडेंस करें, और उसके बाद फिर चूंकि समय हो गया था तो फिर बच्ची का जो है हमें प्रेगनेंसी करवानी पड़ी, और वो रेप केस था। दोनों नाबालिग हैं, बालक संप्रेषण गृह में है। इसमें सर हमने ये देखा कि हमारे संज्ञान में जब वो सुमोटो लेके हमने उस बालिका को हमारे इसमें लिया तो उसके अंदर ये पाया कि थाने से उसका जो है पूर्व में सोनोग्राफी कराई थी और उसका जो है उन्होंने कोई संज्ञान लेके उसका करा नहीं, तो ये इस टर्मिनेशन मतलब पहले ही हो जाता। तो इसमें थाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर? नवीन सर ने पहले ही आपकी आवाज समझ नहीं पाया। आपके लास्ट में आपने क्या पूछा था? मैं रखता हूँ नवीन सर। उनका ये कहना था जो बालिका प्रेगनेंसी आई थी, जब पहली बार सोनोग्राफी हुई थी तो पुलिस को पता चली थी और पुलिस ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। तो अब पॉक्सो एक्ट का जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्लॉज है जिसमें 6 महीने तक की सजा है, उसमें आप उस पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर सकते हैं। अगर उन्होंने समय पे संज्ञान नहीं लिया है या उसकी वजह से कुछ हुआ है तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग का क्लॉज पॉक्सो के सेक्शन 9 में है। जी सर, आप उसको देख सकते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर सकते हैं। जी सर। और किसी का प्रश्न नहीं है तो हम बंद कर सकते हैं सेशन। लगभग 1.25 घंटे से हमने चर्चा किया है और बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर आपका। हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद वंदना दीदी। मेरे लिए भी बहुत धन्यवाद वंदना जी, मेरे लिए भी बहुत नॉलेजेबल सेशन था और आपके क्वेश्चन मुझे और जो है वो पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार के क्वेश्चन। धन्यवाद सर। धन्यवाद हमारे सभी मेंबर्स को, हमारी सब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। CCL को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई अध्यक्ष जी को, रविंद्र जी को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।